हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोधी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम पर हमारा ये सेशन कंटिन्यूअसली चल रहा है, जिसमें अभी तक हमारे लगभग दोस्तों 14 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें ये लेक्चर नंबर 15 है, 15 है। और वीडियो सीरीज की अगर हम बात करें तो दोस्तों अभी तक हमारे 18 वीडियोस लगभग अभी तक हमारे इस सीरीज के डल चुके हैं दोस्तों। अगर आपने उन सेशनों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी वीडियो लिंक मिल जाएगी और साथ में आपको प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी। उनको जाकर के दोस्तों देख लीजिए, जिससे आपकी पूरी टर्मिनोलॉजी क्लियर होती चले। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। और आज का सेशन है दोस्तों हमारा संसदीय शासन प्रणाली पर। लास्ट सेशन जिसमें जिस प्रकार से हमने देखा था दोस्तों, एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्थाओं के बारे में हमने एक समग्र डिटेल में चर्चा की थी और समझा था कि क्या होती है इस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो उसी प्रकार से आज का हमारा सेशन संसदीय शासन प्रणाली होगा दोस्तों, और इसके जस्ट बाद में जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पर। ठीक है, तो चलिए, जिस परिप्रेक्ष्य में हमने एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था को समझा था, उसी प्रकार से दोस्तों आज का हमारा ये सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, जो कि हमने लेक्चर की शुरुआत में अर्थात कि यूनिट नंबर 4 की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि हमें 5 प्रकार की शासन प्रणालियों के बारे में समग्र रूप से चर्चा करनी है। जिसमें सबसे पहले हमने देखा था कि एकात्मक शासन व्यवस्था, उसके बाद संघात्मक शासन व्यवस्था, और आज का लेक्चर ये संसदीय शासन व्यवस्था। इसके बाद दोस्तों एकात्मक शासन, माफ कीजिएगा, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, और फिर हम बात करेंगे लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था पर। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों आज ये संसदीय शासन व्यवस्था की प्रणाली को हम एक बहुत ही व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरे फोकस के साथ में पूरी ईमानदारी से दोस्तों इसको देखते रहिए। इसके बाद में आपको नोट्स बनाने के लिए दोस्तों मैं आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आप अपने नोट्स भी कंप्लीटली बना सके, जो एग्जाम के टाइम में आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। चलिए, तो दोस्तों जो भी मेरे मित्र इस चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा नोटिफिकेशन कि दोस्तों हमारे इस चैनल पर बीए की सभी क्लासेस पूरे विस्तार से पढ़ाई जा रही है। क्लास नोट्स भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। और इसके अलावा दोस्तों आपके डाउट्स के लिए हमारा कमेंट सेक्शन तो खुला हुआ ही है, इसके अलावा एक अलग से फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है, जो है व्हाट्सएप और कॉल फैसिलिटी। अगर आपका कोई ऐसा डाउट है जो इतने आसानी से क्लियर नहीं हो रहा है, या कुछ आपको दोस्तों आपकी कुछ डिमांड है, या कुछ किसी टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई डिमांड है दोस्तों, तो आप हमको कमेंट करने के अलावा हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप अपने डाउट्स को क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने सेशन में आगे। और सेशन में बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी ये 4th यूनिट के अंदर एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज जो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पर हमारा डिस्कस होगा। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम पर हमारी एक समग्र चर्चा होगी। और इसके बाद जो भी लेक्चर होगा दोस्तों उसमें हम लोकतंत्री शासन व्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप जो है अपने इसमें सेव कर सकते हैं, जिससे कि आप हमसे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि हम हमारे टॉपिक में, आज के इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज के हम अपने सेशन में क्या क्या पढ़ेंगे, तो उनके लिए दोस्तों संसदीय शासन व्यवस्था का अर्थ और परिभाषा हम इसके अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा इसके लक्षण अर्थात संसदीय शासन व्यवस्था के लक्षण या फिर विशेषताओं पर हम प्रकाश डालेंगे, विशेषताओं को समझेंगे। इसके बाद दोस्तों हम इसके गुण अर्थात इसकी जो खूबियां हैं उसको जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी ऐसी अच्छी बातें हैं जो किसी भी शासन प्रणाली के लिए, किसी भी राज्य के लिए जो है आवश्यक तत्वों के रूप में भूमिका अदा कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इस शासन प्रणाली में कौन कौन सी कमियां हैं जो आलोचकों ने आलोचना करते हुए इसकी कमियों को प्रदर्शित किया है, ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं उस पर भी हम एक समग्र चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो भी नए हैं उन सबके लिए, जो नए स्टूडेंट उनके लिए दोस्तों, अगर आप सीरीज पूरे वीडियो की पूरी सीरीज चाहते हैं दोस्तों, तो मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट को मेंटेन कर दिया है। आपके लिए प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट सर्च कीजिए दोस्तों, वहां पर सभी सब्जेक्ट की अलग अलग
जो है वहाँ पर प्ले लिस्ट बना दी गई है। वहाँ पर आपको सभी वीडियो सीरीज वाइज दोस्तों, क्लास की सीरीज वाइज आपको प्रोवाइड कर दिए गए, वहाँ मिल जाएंगे। वहाँ से आप आसानी से अपने सभी जो टॉपिक पर जो वीडियो बनाए गए हैं दोस्तों, जो क्लास ली गई है, उनको आप आसानी से सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ से हमारा टॉपिक होता है स्टार्ट, और जिस प्रकार से हम प्रतिदिन करते आए हैं उसी प्रकार से दोस्तों हमारा आज का ये सेशन भी स्टार्ट करने से पहले हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखना चाहते हैं, कुछ प्रश्नों को आपके सामने रखना चाहते हैं, जिससे अब जब आप टॉपिक को एनालाइज करेंगे, टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, तो आपके माइंड में इन सवालों के जवाब आपके माइंड में चलते रहेंगे, जिससे कि आप पूरे टॉपिक में सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे, जिससे पूरे टॉपिक तक आपका माइंड अलर्ट रहेगा दोस्तों, और पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ आएगा। बस शर्त यही है कि उससे पहले आप अपने इन क्वेश्चनों को, जो 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं, इनकी टर्मिनोलॉजी को पढ़ लीजिए कि आपसे जो है इन क्वेश्चनों के माध्यम से क्या डिमांड रखी गई है, जो आपको टॉपिक के अंदर ढूंढनी है। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, संसदीय शासन से आप क्या समझते हैं, अर्थात इसमें आपसे संसदीय शासन व्यवस्था का अर्थ पूछा गया है, और साथ में उनके गुण और दोषों पर भी चर्चा करनी है, उसके बारे में पूछा गया है। इसके अलावा संसदीय शासन व्यवस्था की परिभाषा के बारे में और एकात्मक शासन प्रणाली के लक्षण बताने को भी कहा गया है। यह विशेष देखेंगे कि संसदीय शासन व्यवस्था का अर्थ क्या है, और इसकी परिभाषाओं को भी देखने का प्रयास करेंगे हम। तो संसदीय शासन व्यवस्था का अर्थ और परिभाषाओं को जरा दोस्तों एक अच्छे व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करें। अगर आपने जिस प्रकार से एकात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ समझा, जिस प्रकार से आपने संघात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ समझा, उसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों आपको एक व्यवहारिक रूप से संसदीय शासन व्यवस्था के अर्थ को भी समझना है। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्लाइड को पढ़ेंगे। स्लाइड को पढ़ने के बाद में मैं आपको इसका एक व्यवहारिक रूप समझाने का प्रयास करूंगा, जो कि बहुत ही आसान शब्दों में आप आसानी से समझ जाएंगे, इसी मुझे उम्मीद है। ठीक है, शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था सरकार की वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका दोस्तों ध्यान दीजिए, व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका एक दूसरे से संबंधित होती है, और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, सबसे पहले तो इस बात को जरा छोड़िए, साइड में रखिए। सबसे पहले इसका व्यवहारिक रूप समझने का प्रयास करें दोस्तों। जब हमने एकात्मक शासन व्यवस्था की बात की थी, तो उसमें हमने देखा था कि जो संपूर्ण शक्तियां होती है किसी शासन की, किसी देश की, वो संपूर्ण शक्तियां केंद्र में निहित होती है, और उस देश में जो राज्य होते हैं वो केंद्र की दया पर निर्भर रहते हैं, अर्थात कि राज्यों का जो अस्तित्व होता है केंद्र सरकार की इच्छाओं पर निर्भर होता है। ठीक है, उसी परिप्रेक्ष्य में जब हमने संघात्मक शासन व्यवस्था को दोस्तों देखा था, तो उसमें हमने पाया था कि संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर जो शक्तियां होती है वो लिखित रूप से केंद्र और राज्य दोनों में विभाजित होती है, दोनों में विभाजित कर दी जाती है संविधान के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से वो दोनों शासन व्यवस्थाओं को हम अच्छे से समझ चुके थे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था की। ठीक है, अब बात करेंगे हम यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था की, माफ कीजिए एकात्मक शासन व्यवस्था निकल गया, संसदीय शासन व्यवस्था की। तो संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों जब हम देखने का प्रयास करते हैं, तो वो ये होता है कि किसी भी देश में, जिस देश में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जैसा कि आप दोस्तों लगभग अभी विश्व के लगभग सभी देशों में आपको ये व्यवस्था देखने को मिलेगी। संसदीय शासन व्यवस्था का अर्थ सिंपल है कि जिस देश में दोस्तों प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, जिस देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, अर्थात कि जहाँ जिस देश में संसद होती है, संसद के जो 3 अंग होते हैं दोस्तों, आप भली भांति रूप से समझते हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं। राष्ट्रपति सब प्रमुख होता है, उसके बाद में दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 अंग सरकार के किसी संसद के में पाए जाते हैं। ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो इन तीनों से मिलकर के दोस्तों एक संसद का निर्माण होता है। और उस संसद में जो दोस्तों विधायिका और कार्यपालिका होती है, विधायिका अर्थात कानून निर्माण करने वाली संस्था, कार्यपालिका अर्थात विधायिका ने जो कानून बनाए हैं उन कानूनों का संचालन करने वाली जो संस्था होती है उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। तो एक संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों जो व्यवस्थापिका होती है दोस्तों, व्यवस्थापिका
कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण रखती है। अर्थात सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि उस शासन व्यवस्था अर्थात उस देश की कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब कि व्यवस्थापिका ने अगर कोई भी कानून नियम बनाकर दे दिया तो कार्यपालिका का उत्तरदायित्व हो जाता है कि उन नियमों का सही रूप से या उचित रूप से देश में संचालित करे उनका उस कानून को, है ना। तो इस कानून का संचालन करने के प्रति जो उत्तरदायित्व होता है दोस्तों कार्यपालिका का, वो विधायिका के प्रति होता है। और जिस देश में भी कार्यपालिका विधायिका के प्रति अर्थात व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, उस देश की शासन व्यवस्था को ही हम संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। क्या क्लियर हुआ, समझ आया आपको, है ना। तो संसदीय शासन व्यवस्था सिंपल अर्थों में हम ये समझेंगे दोस्तों कि संसदीय शासन व्यवस्था सरकार की एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से संबंधित होती है। व्यवस्थापिका को आप भली भांति समझते हैं कि सरकार के अंदर दोस्तों जो कानून बनाने का काम करती है उसे हम व्यवस्थापिका कहते हैं। वहीं उन जो कानून बने हुए उन कानूनों का संचालन करने वाली जो संस्था होती है उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। जैसा कि पूरा प्रशासनिक विभाग दोस्तों हम उसे कार्यपालिका कहते हैं, है ना, जिसके अंतर्गत पुलिस प्रशासन से लेकर के जितने भी सरकारी अधिकारी हमारे प्रशासनिक क्षेत्र में होते हैं वो सभी जो है कार्यपालिका के ही हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो कार्यपालिका होगी वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है ना। चलिए, तो इससे संबंधित दोस्तों एक परिभाषा दी गई है, गवर्नर साहब के द्वारा एक परिभाषा दी गई है दोस्तों। ये परिभाषा मुझे उचित लगी, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर इसको कोट किया है। इसको समझिए जरा, एकदम आसान शब्दों में उन्होंने अपने विचारों को रखने का प्रयास किया है। संसदीय शासन प्रणाली से संबंधित अपने विचारों को यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट रूप से रखा हुआ है, आसान भाषा में रखा हुआ, जरा समझिए इसको। यह शासन की वह पद्धति है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति तथा अंतिम रूप से निर्वाचक मंडल के प्रति अपनी राजनीतिक नीतियों एवं कार्यों के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी होती है और राज्य का प्रधान नाम मात्र का और अनुत्तरदायी होता है। अब देखिए दोस्तों, गवर्नर साहब ने ये कहा है कि जो संसदीय शासन प्रणाली है ये एक ऐसी शासन प्रणाली होती है, एक ऐसी शासन प्रणाली है, गवर्नर साहब का कहना है कि ये इस प्रकार की जो शासन प्रणाली होती है उस शासन प्रणाली में कार्यपालिका या कहे कि मंत्रिमंडल जो होता है वो व्यवस्थापिका के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। और अंतिम रूप से अगर देखे दोस्तों तो वो जो है कानूनी रूप से अगर कहा जाए तो वो कानूनी रूप से राजनीतिक नीतियों और कार्यों के प्रति जो है कानूनी रूप से वो उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो राजनीतिक प्रमुख होता है जैसे कि प्रधानमंत्री को हम कह सकते हैं, तो वो दोस्तों सिर्फ एक नाम मात्र का प्रमुख होता है और अनुत्तरदायी होता है, वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो इसी के द्वारा दोस्तों हम इसको कंटिन्यू करते हैं। संसदीय शासन के लक्षण व विशेषताएं। अब हम इसको जरा देखने का प्रयास करते हैं कि संसदीय शासन के लक्षण और विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। तो संसदीय शासन व्यवस्था के लक्षण और विशेषताओं में दोस्तों आप भली भांति रूप से समझते हैं कि जो लक्षण होते हैं, जैसे किसी भी टॉपिक या किसी भी टर्मिनोलॉजी का जब हम अध्ययन कर रहे होते हैं तो वहां पर 2-3 चीजों को हम देखते हैं दोस्तों, जैसे महत्व हम देखते हैं, लक्षण, विशेषताएं, है ना, तत्व। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से अटैच होते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जब हम विशेषताओं की बात करेंगे दोस्तों, विशेषताओं में इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्षों का भी समावेशन होता है। इसके अलावा दोस्तों हमने लक्षण की बात की है, तो लक्षण या विशेषताएं दोनों एक ही होते हैं। ठीक है ना, जिस प्रकार से महत्व और तत्व भी लगभग एक होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों इसके आवश्यक तत्व अलग हो जाएंगे। आवश्यक तत्वों में सिर्फ हम उस पक्षों पर प्रकाश डालेंगे जो सकारात्मक पक्ष होते हैं। तो इस प्रकार से ही यहाँ पर हम लक्षण और विशेषताओं की बात करेंगे संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत, और इनको 6 पॉइंटों के माध्यम से पूरा समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि इनकी जो लक्षण या विशेषता है वो क्या है। ठीक है, चलिए, तो एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। जरा ध्यान दीजिए दोस्तों टॉपिक पर। नंबर 1, नाम मात्र की तथा वास्तविक कार्यपालिका।
नाम मात्र की तथा वास्तविक कार्यपालिका। तो जो शासन व्यवस्था होती, जिस देश में भी शासन व्यवस्था पाई जाती है उस देश में दोस्तों एक कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। अब ये नाम मात्र की कार्यपालिका क्या होती है और वास्तविक कार्यपालिका क्या होती है दोस्तों? तो नाम मात्र की कार्यपालिका उस कार्यपालिका को कहते हैं जो किसी के प्रति उत्तरदायी ना हो, जैसे कि राजनीतिक कार्यपालिका, है ना। और वहीं दोस्तों एक वास्तविक कार्यपालिका होती है जो पूर्ण रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, अब जरा इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि यार ये नाम मात्र की कौन हो सकती है जो किसी के प्रति उत्तरदायी ना हो। जिस प्रकार से दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे देश के सारे कार्य जो होते हैं किसके नाम से संचालित होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से। लेकिन वास्तविक कार्य करने वाला कौन होता है? तो दोस्तों वास्तविक कार्य करने वाला होता है प्रधानमंत्री, है ना। हम भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर इस दृष्टि से देखें तो वास्तविक जो व्यक्ति होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। लेकिन राष्ट्रपति के नाम से उनका संचालन होता है। उन सभी जो भी आपके कानून आते हैं या कोई भी जो सरकारी योजनाएं आती हैं उन सभी प्रकार के योजनाओं का या सभी मतलब सरकार के सभी कार्यों का संचालन राष्ट्रपति के नाम से होता है। ठीक है, परंतु वास्तविक कार्य संचालक कौन होगा दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। तो इसी प्रकार से इस परिप्रेक्ष्य में हम नाम मात्रा किसको कह देंगे? राष्ट्रपति को। और वास्तविक कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री। तो इसी प्रकार से कार्यपालिका के भी दो रूप होते हैं दोस्तों, एक होती है नाम मात्र की और एक होती है वास्तविक। ठीक है, इसी प्रकार से व्यवस्थापिका की बात नंबर 2 में दोस्तों, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका में संबंध। जिस देश में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है उस देश की एक विशिष्ट विशेषता होगी कि वहां पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से संबंधित होंगे। ठीक है, दोनों का पृथक रूप नहीं होगा, दोनों एक दूसरे से संबंधित होंगे, दोनों आपस में जुड़े होंगे। जैसे कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी। आप सभी जानते हैं कि व्यवस्थापिका कानून निर्माण का कार्य करती है, वहीं कार्यपालिका उन कानूनों का संचालन का कार्य करती है। तो इस कारण से दोस्तों दोनों का संबंध होना बहुत ही आवश्यक है इस प्रकार की शासन प्रणाली में। ठीक है, चलिए नंबर 3 में दोस्तों हम देखेंगे कार्यपालिका का अनिश्चित कार्यकाल, माफ कीजिएगा, कार्यपालिका का अनिश्चित कार्यकाल। तो दोस्तों जो कार्यपालिका होती है उसका कार्यकाल अनिश्चित होता है। जब जैसे कि व्यवस्थापिका की अगर हम बात करें तो व्यवस्थापिका का कार्यकाल दोस्तों निश्चित होता है 5 साल का। भाई सरकार जितने सालों के लिए आती है, जिस देश में जितने सालों का प्रावधान है सरकार का, जैसे कि अगर हम भारत की बात करें दोस्तों तो 5 साल का कार्यकाल होता है भारत में। तो भारत की व्यवस्थापिका जो होगी उसका कार्यकाल निश्चित होगा 5 साल का। लेकिन जो कार्यपालिका होती है, जो प्रशासनिक विभाग होता है, उसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वो परमानेंट होती है ना। जैसे कि आपने कभी सुना है कि कलेक्टर का कार्यकाल 5 साल का है ना, या फिर किसी एसपी डीएसपी इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। किसी भी प्रशासनिक विभाग से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी का कार्यकाल अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट है मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। अब दोस्तों जिस देश में संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है उस देश में एक और विशेषता आपको देखने को मिलेगी, और वो विशेषता ये देखने को मिलेगी कि उस देश में जो मंत्रिमंडल होता है दोस्तों, पूरा जो मंत्रिमंडल होता है वो पूरा सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। जैसे मान लेते हैं कि 50 मंत्रियों का एक मंत्रिमंडल है, 50 मंत्रियों का पूरा एक मंत्रिमंडल होता है, तो 50 मंत्रियों का मंत्रिमंडल है जो व्यवस्थापिका कार्य करते हैं। अब व्यवस्थापिका भी किसी न किसी के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, तो जब वो व्यवस्थापिका दोस्तों किसी के प्रति उत्तरदायी होगी तो उसमें जो 50 मंत्री बैठे हुए हैं तो पर्टिकुलर एक मंत्री किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता उसमें, बल्कि सभी मंत्री एक साथ अर्थात सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। कोई कार्य किया, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, किसी एक नेता की या किसी एक मंत्री की वहां कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि सामूहिक रूप से वो जिम्मेदार होते हैं उस कार्य के प्रति जो भी कार्य उन्होंने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर सामूहिक रूप बोलने का अर्थ या तात्पर्य यही है कि प्रत्येक मंत्री अपने व्यक्तिगत स्तर पर किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, बल्कि सभी मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अब जरा यहाँ देखिए, नंबर पॉइंट में आपने देखा सामूहिक उत्तरदायित्व और नंबर 5 में देख रहा हूं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व।
तो जो सामूहिक मंत्रिमंडल पूरे जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं वो होते हैं दोस्तों अपनी व्यवस्थापिका या कहेंगे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, है ना। लेकिन व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे दोस्तों तो वो अपनी सरकार के प्रति होंगे। जैसे मान लेते हैं कि कांग्रेस या बीजेपी किसी भी सरकार ले ली, कोई भी सरकार ले, जैसे हम आज भी अभी बीजेपी की सरकार है केंद्र में, तो हम बीजेपी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं हम कि बीजेपी के मंत्रिमंडल का एक मंत्री है, तो दोस्तों वो एक मंत्री सामूहिक रूप से, सभी मंत्री सामूहिक रूप से तो संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे, परंतु जब हम एक मंत्री की बात करेंगे तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो वो होगा दोस्तों अपनी पार्टी के प्रति या फिर अपनी सरकार के प्रति या फिर अपने प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। तो दोस्तों चाहे कोई सा भी देश हो जिसमें भी संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई जाती है, उस संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक प्रधानमंत्री का पद जो होता है वो आवश्यक रूप से होता है दोस्तों, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक संचालनकर्ता जो होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है, और जहां राष्ट्रपति होता है दोस्तों वहां पर वो सिर्फ एक नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपका ये कंसेप्ट, है ना, विशेषताओं वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे संसदीय शासन के गुणों पर प्रकाश डालेंगे दोस्तों। संसदीय शासन व्यवस्था के गुण देखने का प्रयास करेंगे कि इसके आवश्यक तत्व क्या है या इसके आवश्यक गुण कौन कौन से हैं इस संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 पे देखिए जरा, शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो संसदीय शासन व्यवस्था चाहे किसी भी देश में हो, संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों डायरेक्ट चुनाव होते हैं जिसमें जनता खुद अपने प्रतिनिधि को चुन करके संसद में भेजेगी और वो प्रतिनिधि के माध्यम से ही जनता अपना शासन संचालित करती है। ठीक है, तो पूरी तरह से दोस्तों संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो वास्तविक रूप से अगर वास्तविक हम देखें तो जो सरकार होती है दोस्तों वो जनता ही होती है, जनता में ही सर्वशक्ति समाहित होती है। ठीक है, इसी कारण से दोस्तों जो प्रतिनिधि संसद के होते हैं वो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुनकर, प्रत्यक्ष रूप से चुनकर के पार्लियामेंट में जाते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं और देश का संचालन करते हैं। तो जो जब भी कोई कार्य करते हैं दोस्तों तो वो सीधे सीधे जनता के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जनता ही उनको चुनकर भेजती है। यही कारण है कि संसदीय शासन व्यवस्था में जो है जो प्रतिनिधि होते हैं या जो नेता होते हैं या जो सरकार होती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, नेक्स्ट है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग। तो दोस्तों आपस में ये हम पहले भी समझ चुके हैं कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य में एक सहयोग की प्रवृत्ति पाई जाती है। व्यवस्थापिका जब भी कोई कानून का निर्माण करती है तो दोस्तों वो कार्यपालिका को भी एडवाइस करती है कि किस प्रकार से इनका संचालन करना है, और जब कार्यपालिका दोस्तों उनका संचालन करके भी व्यवस्थापिका को कभी कभी फीडबैक भी देती है कि इस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है, प्लीज इस प्रकार के कानूनों का निर्माण कीजिए। कई प्रकार के दोस्तों इन दोनों में आपसी सहयोग हमेशा बना रहता है, क्योंकि इनके जो नेता होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वो आपस में दोस्तों एक दूसरे में भी समाहित होते हैं, एक दूसरे से भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो भी दोस्तों एक जो व्यवस्थापिका के सदस्यों में से उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इनों में आपसी सहयोग हमेशा बना रहता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन। तो संसदीय शासन व्यवस्था की एक खूबी ये भी देखने को मिलती है कि इस व्यवस्था में दोस्तों आवश्यकता के अनुसार देश की देशकाल परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है, और परिवर्तन दोस्तों कई बार देखने को हमको मिलते रहते हैं पूरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, संसदीय शासन के महत्वों की विवेचना कीजिए। तो आपको यहाँ देखना है कि संसदीय शासन व्यवस्था किस प्रकार की होती है, इसके महत्व बताना है। इसके महत्व के तहत दोस्तों इसके गुणों को भी हम यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके जो है विशेषताएं जो सकारात्मक पक्ष रखती हैं उन विशेषताओं का भी हम इस क्वेश्चन के आंसर के तहत लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे, अब हम देखेंगे संसदीय शासन व्यवस्था के, एक मिनट दोस्तों यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, एक सेकेंड। ओके, स्लाइड में यार दोस्तों यहाँ पर जो आपको प्रिंट दिख रहा है 1 2 3 सीरीज, ये सीरीज दोस्तों गलत टाइप हो चुकी है ना। हम इसी को देखेंगे यहाँ पर। ठीक है,
संसदीय शासन व्यवस्था के गुणों में ही दोस्तों ये हमारे कुल मिलाकर इस गुणों के अंतर्गत दोस्तों यहाँ 6 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए अनुभवी व्यक्तियों का शासन, तो हमने जिस प्रकार से इसके ये गुण देखे थे दोस्तों, इन गुणों में हमने देखा था कि ये संसदीय शासन में जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, साथ में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में आपसी सहयोग बना रहता है, आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। इसी प्रकार से दोस्तों इसी को कंटिन्यू करते हुए अब आप देखेंगे कि इस संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो है दोस्तों अनुभवी व्यक्तियों का यहाँ पर इसमें शासन होता है। अब ऐसा क्यों होता दोस्तों, देखिए संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कोई एक व्यक्ति के माध्यम से तो सरकार संचालित होती नहीं है। ठीक है, एक पूरा मंत्रिमंडल होता है और उसका प्रमुख एक प्रधानमंत्री होता है, वो पूरे अपने मंत्रिमंडल के साथ में शासन व्यवस्था संचालित करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये एक बड़े राजनीतिक दल की सरकार केंद्र में आती है और इस कारण से दोस्तों उनको काफी लंबे समय से उन्हें एक अनुभव रहता है देश को संचालित करने का, देश की सभी व्यवस्थाओं का संचालन का उनको एक लंबा अनुभव होता है। इसी वजह से दोस्तों हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर अनुभवी व्यक्तियों का संचालन, अनुभवी लोग होते हैं, अनुभवी नेता होते हैं, उनके द्वारा शासन को संचालित किया जाता है। इस कारण से यहाँ के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो नेता होते हैं दोस्तों, बार बार चुनकर जाने के कारण उनका अनुभव काफी ज्यादा हो जाता है, जो शासन व्यवस्था के लिए आवश्यक भी है और महत्वपूर्ण भी है। ठीक, नेक्स्ट है निरंकुशता का अभाव। दोस्तों जिस देश में संसदीय शासन व्यवस्था है वो चूंकि प्रत्येक व्यवस्थापिका या प्रत्येक सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। जब आप आगे दोस्तों आप पॉलिटी को पढ़ेंगे, जब संविधान पढ़ेंगे दोस्तों, तो वहां पर आप पढ़ेंगे राज्यसभा और लोकसभा। तो जब दोस्तों आप लोकसभा और राज्यसभा पढ़ेंगे उस वक्त आपको जानने को मिलेगा कि राज्यसभा और लोकसभा किस प्रकार से सरकार पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है, किस प्रकार से सरकार को गिराया जा सकता है, किस प्रकार से सरकार को जो निरस्त किया जा सकता है। ये सारी चीजें दोस्तों आपको आगे की सीरीजों में मिलने वाली है, तब वहां जाकर आपका क्लियर होगा कि सरकार पर किस प्रकार से नियंत्रण रखा जाता है संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत। तो जिस कारण से दोस्तों कोई भी सरकार निरंकुशता का व्यवहार जनता के साथ में या देश के साथ नहीं कर सकती। प्रत्येक सरकार का एक कार्यकाल, निश्चित कार्यकाल होता है और कोई भी सरकार होगी उसे वापस आने के लिए दोस्तों जनता का समर्थन आवश्यक होगा, जनता का समर्थन लगेगा। अगर मान लेते संसदीय शासन व्यवस्था में अगर कोई निरंकुशता की प्रवृत्ति अपनाता है, जैसे कि 1974 के समथिंग दोस्तों, जब यहाँ इंदिरा गांधी की सरकार थी दोस्तों, तो इंदिरा गांधी जी की सरकार, इंदिरा गांधी एक तरफा जीतकर आई थी, उनको पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार बनी थी। लेकिन उनकी एक गलती, और वो गलती क्या हुई थी दोस्तों, उनकी गलती हुई थी जो है दोस्तों आपातकाल लगाने की। ठीक है, तो अनिश्चित मतलब कि बिना किसी विशेष परिस्थितियों के उन्होंने आपातकाल लगा दिया था, जो लगभग 1 साल से भी ज्यादा चला था। इस कारण से दोस्तों जनता उनसे काफी नाराज हुई थी और अगले चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो क्योंकि उनको भी उस समय एक निरंकुशता की प्रवृत्ति जनता को नजर आई इंदिरा गांधी सरकार में, इस कारण से उनकी सरकार गिर गई। तो इस प्रकार से दोस्तों कोई भी किसी भी संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत कोई भी सरकार निरंकुशता का भाव नहीं रख सकती। अगर निरंकुशता के तहत कार्य करेगी तो आगे से उनकी सरकार नहीं बनेगी। इस कारण से वो जो है दोस्तों प्रतिबंधित होते, मतलब नियंत्रण में रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है लोकतंत्र के सिद्धांत की रक्षा। अब संसदीय शासन प्रणाली है, इसमें आप सभी को पता है कि जनता खुद अपने प्रतिनिधि को चुनकर संसद में भेजती है, वो खुद अपनी सरकार बनाते हैं। तो दोस्तों जिस देश में या जिस शासन प्रणाली में जनता अपने प्रतिनिधि को खुद चुनती है उसी को हम यहाँ लोकतंत्र शासन प्रणाली कहते हैं, जिसमें जनता के पास कुछ अधिकार होते हैं, जनता स्वतंत्र होती है। ऐसी शासन प्रणालियां लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहलाती है। ठीक है, तो ये जो संसदीय शासन प्रणाली है दोस्तों, ये लोकतंत्र की भी रक्षा करती है। ठीक है, तो दोस्तों ये संसदीय शासन प्रणाली के आपको गुण हम क्लियर कर चुके हैं, आवश्यक तत्व क्लियर कर चुके हैं। इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी थी समझने के लिए जो आप भलीभांति रूप से समझ चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, आपके लिए आवश्यक पता क्या है, कभी कभी कंफ्यूजन हो भी सकती है, लेकिन मैं आपको बार बार इसीलिए बोलता हूं कि कोई भी लेक्चर आप छोड़ेंगे नहीं। सभी लेक्चरों को, भले ही अगर आप नोट्स नहीं भी बना रहे हैं तो कृपया करके, छोटे छोटे लेक्चर होते हैं यार, इनको अच्छे से एक बार देखिए। अगर सभी लेक्चर कंटिन्यूसली देखेंगे आप तो दोस्तों आपकी सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर होती चलेगी। नहीं तो कभी कभी क्या होता है
कि मान लेते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इस प्रणाली के इस लेक्चर के तहत मैंने जो टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया है, हो सकता है उन टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल मैं प्रथम लेक्चर से करते आ रहा हूं। जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मुझे कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं, उनको तो वो सारी टर्मिनोलॉजी रटा चुकी है। और जब मैं आज पढ़ाने बैठा हूं तो दोस्तों अगर मैं शॉर्ट में भी पढ़ा के चला जाऊंगा तो भी जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मुझे कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं, उनको 1% भी डाउट नहीं आने वाला है। लेकिन जो मेरा पहली बार लेक्चर देख रहे होंगे, हो सकता है उनके मन में कोई डाउट शेष रह जाए, कोई डाउट आ जाए। और उसका कारण क्या हो सकता है? कारण यही है दोस्तों कि आप जो है मेरे लेक्चरों को कंटिन्यूअसली फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब हो सकता है कि संसदीय शासन प्रणाली का लेक्चर आप मुझसे अटेंड कर रहे हैं, वहीं जब आपने संघात्मक शासन प्रणाली किसी और टीचर से पढ़ी है, एकात्मक शासन प्रणाली किसी और से पढ़ी है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या होता है, प्रत्येक टीचर, चाहे टीचर कोई भी हो, कोई भी मेंटर हो दोस्तों, वो सभी अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी के अनुसार आपको जो है सभी टॉपिक को क्लियर करवाते हैं। और एक टर्मिनोलॉजी को फॉलो करना हर किसी की प्रकृति में होता है दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी, बार बार कई लेक्चरों में दोस्तों मैंने आपको कहा भी है कि अगर आप वास्तविक रूप से एक ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं और सही अध्ययन करना चाहते हैं दोस्तों, तो अपनी लाइफ में एक गुरु को चुन लीजिए, एक टीचर को चुन लीजिए। पूरे सब्जेक्ट को नहीं कर सकते हो दोस्तों, अगर आपको नहीं मिल पा रहा हो तो कोई बात नहीं, किसी एक सब्जेक्ट के लिए तो कम से कम एक टीचर को चुन लीजिए। उसको छोड़िए मत, सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक उसी टीचर से पढ़िए आप। फिर देखिए आपके सब्जेक्ट एकदम क्लियर होते चलेंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी तो फिर आपके डाउट क्लियर करने के लिए मैंने आपके लिए काफी व्यवस्थाएं करी रखी है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे संसदीय शासन प्रणाली के दोष के बारे में, कि इसमें कौन कौन सी कमियां दोस्तों यहाँ पर आलोचकों के माध्यम से बताई गई है। तो उनको जरा जान लेते हैं कुछ 5-6 पॉइंट के माध्यम से। सबसे पहले दोस्तों, दलीय तानाशाही की आशंका होती है। संसदीय शासन प्रणाली में आप अच्छी तरह से जानते हैं, या बड़े बड़े राजनीतिक दलों का प्रभाव होता है इस प्रकार की शासन प्रणाली में। और इसी बात को आलोचकों ने उठा लिया और आलोचकों ने इसकी आलोचना करते हुए, अर्थात संसदीय शासन प्रणाली की आलोचना में इसी बात को कोड करते हुए कह दिया कि जिस देश में संसदीय शासन प्रणाली होती है उस देश में बड़े बड़े राजनीतिक दलों का प्रभाव अधिक होता है। और इसी कारण से जो बड़े बड़े राजनीतिक दल होते हैं, जिनको अधिक समर्थन प्राप्त होता है, वो अपनी तानाशाही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निर्मल शासन। दोस्तों यहाँ कुछ मिसप्रिंट है इसमें, तो मैं इसको अभी थोड़ा छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा डाउट है मुझे। बाकी मैं आपको जो है इस पॉइंट को भी क्लियर कर दूंगा, एंड में बता दूंगा मैं, ठीक है। तो एक निर्मल शासन दोस्तों ऐसा कुछ पॉइंट है नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं, इसको जरा आप काट दीजिएगा अभी, है ना। नेक्स्ट है शक्ति पृथक्करण की विरोधी। तो शक्ति पृथक्करण क्या होता है दोस्तों? शक्ति पृथक्करण के अंतर्गत क्या होता है कि शक्ति पृथक्करण में जो 3 अंग होते हैं किसी भी शासन के, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये 3 अंग होते हैं। कार्यपालिका, विधायिका कानून बनाने का कार्य करती है, वहीं कार्यपालिका कानूनों का संचालन करने का कार्य करती है, वहीं न्यायपालिका इन कानूनों से जनता की रक्षा करती है, ठीक है। तो दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली में माफ कीजिएगा, जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के तहत ये कहा गया है स्पष्ट तौर पर कि शक्ति पृथक्करण में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों स्पष्ट रूप से पृथक पृथक हो, अलग अलग हो, तीनों की शक्तियां एकदम अलग अलग हो, तीनों आपस में मिले जुले ना हो, जिससे कि जो है एक दूसरे पर वो नियंत्रण ना कर पाए और तीनों स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करें, जो कि बहुत अच्छे से कार्य हो सके, उस देश का विकास हो सके। और अगर तीनों अंगों में कोई संबंध है, तो तीनों अंग अगर आपस में मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो उस देश में कभी भी जो है विकास नहीं हो सकता, उचित रूप से विकास नहीं हो सकता, वहां पर भ्रष्टाचार होगा, है ना, कई प्रकार की समस्याएं उस देश में, उस शासन प्रणाली में जन्म लेगी। तो दोस्तों इस प्रकार का जो शक्ति पृथक्करण होता है, जो तीनों अंग अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो पूरी तरह से पृथक रूप से कार्य करते हैं, इनकी शक्तियां अलग अलग होती है और स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, इस प्रकार की प्रणाली संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अभी इसके गुणों में पढ़ा था कि यहाँ पर कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ जब दोस्तों कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी, तो व्यवस्थापिका चाहे कैसा भी कानून या कैसी भी व्यवस्था बना करके दे दे,
कार्यपालिका को वो कार्य करना ही होगा, उसे संचालित करना ही होगा, चाहे वो जनता के अधिकारों का हनन ही क्यों ना करते हो। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत शक्तियों के पृथक्करण संभव नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है कार्यपालिका की अस्थिरता। तो दोस्तों यहाँ पर कार्यपालिका स्थिर रूप से कार्य नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है, ये बात तो हमने पहले ही समझ ली है कि यहाँ पे जो कार्यपालिका होती है, जो संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जो कार्यपालिका होती है, वो कार्यपालिका का समय कोई निश्चित नहीं होता है, वो अनिश्चित कार्यकाल उसका होता है ना। वो परमानेंट होती है, स्थायी होती है ना, क्योंकि प्रशासनिक विभाग एक स्थायी विभाग होता है। अब इसी के साथ में दोस्तों हम ये देख सकते हैं कि क्या होता है कि जब भी कोई सरकार की योजना आती है या सरकार का कोई भी कानून आता है, तो आपने अक्सर देखा है दोस्तों, तो वो कानून या तो पार्लियामेंट में जो पास होता है वो किसी भी नेता के माध्यम से पास होता है, किसी भी नेता के साइन होंगे। लेकिन इसके पीछे अर्थात कह सकते हैं पर्दे के पीछे कौन है, तो इसकी जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो इन कानूनों का निर्माण वास्तविक रूप से जो किया जाता है वो कार्यपालिका के लोग करते हैं, अर्थात आईएएस अधिकारी जो होते हैं वो उन कानूनों का निर्माण करते हैं, वरना ये नेता लोग तो कोई इस प्रकार कानून तो बनाते नहीं हैं। ठीक है, तो जो आईएएस अधिकारी होते हैं, जो प्रशासनिक विभाग के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वो इस प्रकार के नियमों का या कानूनों का निर्माण करते हैं, और बाद में दोस्तों उस पर जो चेहरा चिपकता है ना, वो इन नेताओं का चेहरा चिपक जाता है। नेता लोग अपने नाम से उन कानूनों को लेकर आ जाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या कोई भी अन्य भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो कानून का वास्तविक रूप से निर्माण करता है, वो किसके पीछे कार्य करता है, नेताओं के पीछे। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं कार्यपालिका। अब कार्यपालिका अस्थिर रूप से अस्थिर हो जाती है। कब हो जाती है अस्थिर, जबकि दोस्तों कार्यपालिका स्थायी होती है, लेकिन जिसके लिए काम करती है कार्यपालिका, उसका कार्यकाल अर्थात व्यवस्थापिका का या फिर सरकार का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। अब 5 साल के बाद में, मतलब भारत की बात कर रहा हूं मैं, है ना, तो 5 साल के बाद में जैसे ही सरकार बदलेगी, तो उस कार्यपालिका के जो अधिकारी हैं उन पर दोस्तों कोई दूसरी सरकार, जो अन्य सरकार आई है, उसका प्रभाव हो जाएगा। तो कार्यपालिका आपको अपने सारे कार्य, जो पुराने कार्य थे, उन सबको छोड़ना पड़ेगा और नए सिरे से अपने कार्यों का निर्माण करना पड़ेगा, नए सिरे से सभी योजनाओं को बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब केंद्र में सरकार दूसरी आ चुकी है, तो सरकार के अनुसार वो कार्य करेंगे। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है, जो प्रशासनिक विभाग के अधिकारी होते हैं, वो अस्थिर होते हैं, स्थिर नहीं हो पाते। ठीक है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसकी सरकार बनती है, जिस पार्टी की सरकार बनती है, उस पार्टी के ही दोस्तों, उस पार्टी का समर्थन करने वाले जो अधिकारी होते हैं, उनको ही अपने यहाँ पर रख लिया जाता है, उनको ही अपनी कार्यपालिका में शामिल कर लिया जाता है। ऐसा भी होता है। ठीक है, और दूसरा अयोग्य व्यक्तियों का शासन। अब इसके गुणों में हमने देखा था कि अनुभवी व्यक्तियों का शासन होता है संसदीय शासन प्रणाली, क्योंकि इनको काफी लंबा अनुभव होता है। लेकिन अयोग्य व्यक्तियों का शासन का पॉइंट कोट करके भी यहाँ पर आलोचकों ने इसकी आलोचना की है, और आलोचना के तहत कहने का इन्होंने कहा है कि संसदीय शासन व्यवस्था में जो व्यक्ति आते हैं, जो निर्वाचित होकर व्यक्ति आते हैं, वो अयोग्य होते हैं। क्यों होते अयोग्य, कैसे होते हैं, क्योंकि जनता को इतनी वास्तविक रूप से समझ नहीं होती है कि जिस नेता को हम चुन रहे हैं, जिस एमएलए को हम चुन रहे हैं, या जिस विधायक को हम चुन रहे हैं, जिस मंत्री को हम चुन रहे हैं, वो वास्तविक रूप से किसी देश का संचालन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। दोस्तों इस बात से अनभिज्ञ होती है हमारी जनता, इतनी समझदार नहीं होती है, या कहें कि काफी अशिक्षित होते हैं, है ना, जिस कारण से वो अपने अधिकारों के प्रति भी सजग नहीं होते हैं। राजनीतिक रूप से दोस्तों वो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, है ना। इसीलिए कहा गया है यहाँ पर कि यहाँ जो संसदीय शासन प्रणाली होती है, इसमें जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं जनता के द्वारा, वो अयोग्य व्यक्ति होते हैं, वो योग्य नहीं होते। मतलब योग्यता के आधार पर चुनाव नहीं होता, बल्कि नोटों की दम पर चुनाव होता है, ये स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है। ठीक है, और वास्तविक रूप से तो हमें यही देखने को मिलता है ना। चाहे देश कोई सा भी हो, किसी भी नेता को जीतना होगा तो वो क्या करेगा दोस्तों, नोटों के दम पे ही तो वो चुनाव जीत कर आता है ना। तो इस प्रकार की प्रणाली उनके द्वारा अपनाई जाती है। संसदीय शासन प्रणाली में ही ये सब देखने को मिलता है। बड़े बड़े राजनीतिक दल होते हैं, बड़े बड़े नेता लोग होते हैं, वो जितना खर्चा करेंगे दोस्तों उनको उतनी अच्छी सीट मिल जाएगी, और जो जितना ज्यादा खर्चे करेंगे, जितना पहला खर्च करेंगे, उसको पहले सीट मिल जाएगी। ये सारी परंपरा बहुत समय से चली आ रही है, और इसी प्रकार से दोस्तों हम राजनीति को एक दलदल भी कहते हैं।
कि ये कीचड़ एक बहुत गंदी दलदल है, इसमें ना उतरो तो ही बेहतर है। लेकिन ऐसा ये विचार मेरे अनुसार तो दोस्तों सही नहीं है, क्योंकि राजनीति में जब आप लोग नहीं उतरोगे, जब समझदार व्यक्ति अगर इससे दूर रहेगा, जो दोस्तों लायक है, जो योग्य है, वो व्यक्ति अगर राजनीति को दलदल समझकर इससे दूर रहेगा तो उसमें भरमार किसकी होगी, तो उसमें कौन जाएगा? जो अयोग्य होगा वो तो आसानी से चला जाएगा ना। तो इसलिए अब ये परंपरा बदलनी चाहिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। अब देखेंगे दोस्तों इसी दोष में 3 पॉइंट और बचते हैं कि मंत्रिमंडल तानाशाही की प्रवृत्ति, मंत्रिमंडलीय तानाशाही की प्रवृत्ति। अब जैसा आपने अभी देखा ही है कि एक बड़े राजनीतिक दल का प्रभुत्व होता है संसदीय शासन प्रणाली में। जो बड़ा राजनीतिक दल होता है, जिसको ज्यादा समर्थन प्राप्त होता है, उसकी सरकार बन जाती है। इसलिए कह सकते हैं कि उसका प्रभुत्व अधिक होता है। तो दोस्तों जब उसका प्रभुत्व अधिक होगा तो उनकी तानाशाही भी, जैसे कि मान लीजिए जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, है ना, 1974 का, जिसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने क्या किया था दोस्तों, तो आपातकाल लगा दिया था। तो वो एक तानाशाही का ही एक रूप था, है ना, जिसके तहत उन्होंने जो है आपातकाल लगाया था। ठीक है, तो इनमें बड़े बड़े राजनीतिक दलों में जिनका पूरा ज्यादा प्रभाव होता है, ज्यादा समर्थन होता है उनको, तो वो अपनी तानाशाही प्रवृत्ति का संचालन भी यहाँ पर करते हैं। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट है आपातकाल में कार्यपालिका की निर्बलता, कि जब आपातकाल लगाया जाता है दोस्तों तो उस समय जो है पूरी शक्ति केंद्र में सरकार में आ जाती है, विधायिका में आ जाती है, और कार्यपालिका पूरी तरह से दोस्तों जो है निर्बल हो जाती है, उसके पास कोई विशेष शक्तियां नहीं होती है। ठीक है, तो ये सब इसके दोष हैं, इसकी कमियां हैं किसकी, संसदीय शासन व्यवस्था की, है ना। मंत्रिमंडल का बढ़ता आकार और दल बदल, अब ये तो आप सभी देख ही रहे हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में भी इस पॉइंट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि मंत्रिमंडल का आकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना, जो कि वैसे भी कोई उत्तरदायी नहीं है, और अयोग्य नेता अधिकतर जा रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में। जितने मिलेंगे, कोई पार्लियामेंट में सो रहा है, कोई समोसे खा रहे हैं, कोई बातचीत चल रहा है, कोई टेबल बाजार ठोक रहे हैं, किसी को कुछ पल्ले पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, बस उनको टेबल ठोकने से काम है। अगर हमारी कोई पार्टी है, कोई सरकार है, अगर सरकार कार्य अच्छा करे या बुरा करे, उनसे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऑलरेडी अयोग्य है, उनको कुछ पल्ले तो पड़ता नहीं है, बस वो तो जनता के द्वारा चुन के चले गए और बस वहां टेबल ठोकने का कार्य करते हैं, है ना। तो इसलिए दोस्तों उसका मंत्रिमंडल का आकार भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और मंत्रिमंडल का आकार बढ़ने के अलावा दोस्तों आजकल के नेताओं की प्रवृत्ति भी ये हो चुकी है, जिधर उनको लाभ मिलता है, जिधर उनको पद मिलता है, वो फट से अपनी पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और फिर उसकी सरकार बन उठती है। तो इस प्रकार की राजनीति में कई प्रकार की समस्याएं आपको एक साथ देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ में दोस्तों हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, जिसमें हमने समझने का पूरा प्रयास किया कि संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, संसद शासन प्रणाली की विशेषताओं को देखा, संसदीय शासन प्रणाली के गुण और दोषों पर भी हमने एक चर्चा की है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पर, और उसमें हम देखेंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती क्या है। ठीक है, कि जिस प्रकार से संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका होती है, कार्यपालिका होती है, प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार से क्या ये सारे पद क्या एकात्मक शासन प्रणाली के, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंदर भी होता है, क्या होता है या नहीं होता है, इन सब की चर्चा दोस्तों हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सेशन के एंड तक बने रहे। और आप जिनमें जो भी आप नए हैं दोस्तों, उन सबको मैं बता दूं दोस्तों कि ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप ज्वाइन करके और हमें जो है व्हाट्सएप पे अपने कमेंट भेज सकते हैं, अपने डाउट भेज सकते हैं, जिसका आपको तुरंत जवाब मिलेगा। और ज़्यादा समस्या होने पर दोस्तों, आपके डाउट क्लियर ना होने की स्थिति में आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल पे दोस्तों मैं ही आऊँगा, व्हाट्सएप पे जवाब आपको हमारी टीम दे सकती है, लेकिन जब आप कॉल करेंगे दोस्तों तो आपसे मेरी ही बात होगी, मुझसे ही डायरेक्टली बात होगी आपकी। ठीक है, और दोस्तों ये टेलीग्राम लिंक है लोधाजी क्लासेस, यहाँ से आप टेलीग्राम पर जाकर के हमारे सभी क्लास नोट्स को डाउनलोड करके अपने